हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की। ठीक है, तो इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसके अलावा इंटरनल रेजिस्टेंस या बैक ईएमएफ क्या होता है, और करंट इन द सर्किट या ड्रॉन करंट क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यानी वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द इंटरनल करंट। ठीक है, या जिसको आप कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, दोनों चीजें हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस या करंट ड्रॉन इन द सर्किट हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो करंट ड्रॉन, जो इंटरनल रेजिस्टेंस की बात की थी, वो हम लोगों ने कहा था इंटरनल रेजिस्टेंस किसी भी ईएमएफ के अंदर क्या होता है, स्मॉल आर से डिनोट होता है, और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना होता है, आर प्लस स्मॉल आर होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये क्या पढ़ा था, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये दो चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। इसके अलावा हमने एक और चीज पढ़ा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V इज इक्वल टू, वो होता है E माइनस आई आर। जो प्रोडक्ट ऑफ आई आर है वो क्या कहलाता है, बैक ईएमएफ कहलाता है, और V क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, E क्या कहलाता है, ईएमएफ कहलाता है। तो जब हम लोगों ने इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ा था तो मैंने वहां पर एक चीज और बताया था कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E होता है किसी भी सेल के लिए वो चेंज नहीं होगा, यानी कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक सेल के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बट द पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी वेरी। तो इससे आप एक चीज ये समझ सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है और जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं करंट इन द सर्किट। जो मिला था I इज इक्वल टू, हम लोग को मिला था E अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हम लोगों को मिली थी प्रीवियस केस से, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों को क्या मिल गया, I इज इक्वल टू E अपॉन आर प्लस आर मिला था। तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई करने के लिए या इलेक्ट्रिक करंट को ऑब्टेन करने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ती है, चार्ज की जरूरत पड़ती है, और वो फ्लो ऑफ चार्ज कहां से मिलता है, इलेक्ट्रिक सेल से मिलता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक सेल जो है, सबसे पहले हम लोग क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक सेल जो है वो सोर्स है किसका, सबसे पहले देख लो, इलेक्ट्रिक सेल से हम लोगों को क्या मिलता है, चार्ज मिलता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल बेसिकली क्या प्रोवाइड करते हैं, चार्ज का ट्रांसफर प्रोवाइड करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर प्रोवाइड करते हैं, और उसी इलेक्ट्रॉन की वजह से आपको क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। तो अल्टीमेटली करंट कहां से मिलता है, इलेक्ट्रिक सेल से मिलता है। तो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक सेल जो है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। ओके, तो अब बात करने जा रहे थे, इलेक्ट्रिक सेल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक सेल जो है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, बट देखो यहां पर एक सेल की जब आप बात करेंगे तो पता चलेगा सिंगल सेल में जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो बहुत कम होगा। तो सिंगल सेल इलेक्ट्रिक करंट क्या रखता है, बहुत कम रखता है। इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको, जब प्रोवाइड करना है स्ट्रॉन्ग करंट, क्या प्रोवाइड करना है, स्ट्रॉन्ग करंट, तो मैंने कहा फॉर स्ट्रॉन्ग करंट। ओके, तो स्ट्रॉन्ग करंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैनी सेल्स को कंबाइन करना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग सेल के लिए वी विल कंबाइन मैनी सेल्स। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक सेल्स को कंबाइन कर सकते हैं। यही इलेक्ट्रिक सेल्स को जब हम कंबाइन करेंगे तो वो क्या प्रोड्यूस कर देंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, बट वी नो दैट कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या हो सकता है, कई पार्ट में भी डिवाइड हो सकता है। यानी हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, क्या पढ़ा था, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट या जब भी किसी रेजिस्टेंस को आप सीरीज में जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट क्या रहता है, सेम रहता है।
लेकिन जब आप वही काम क्या कर देते हैं, उन्हीं रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग यहां पर आज क्या करने जा रहे हैं। हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की, कि इसका मतलब ये हो गया कि सेल्स को सीरीज में जोड़ेंगे तो कैसे होगा, सेल को जब हम लोग क्या करेंगे पैरेलल जोड़ेंगे तो क्या होगा, और एक काम कर सकते हैं कुछ सेल्स को सीरीज में और कुछ सेल्स को पैरेलल में भी जोड़ सकते हैं, यानी मिक्सिंग ऑफ सेल्स कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की नीड क्यों पड़ी, क्योंकि हम जानते हैं स्ट्रॉन्ग करंट के लिए हमको एक से ज्यादा सेल को जोड़ने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक सेल जो होगा वो इलेक्ट्रिक करंट बहुत कम प्रोड्यूस करेगा। ठीक, तो फॉर स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक करंट वी विल कंबाइन मैनी ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल्स। तो यहां पर हम बात करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की। तो देखो सेल्स को हम लोग जोड़ते कैसे हैं, सबसे पहली चीज ये जानना आपके लिए जरूरी है कि सेल्स को जो है वो किस तरह से जोड़ते हैं। तो सेल्स को जोड़ने का तरीका ये होता है, ये इधर मैं लिख देता हूं, इधर स्पेस बचा हुआ है। तो देखो मान लेते हैं हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रिक सेल्स हैं। कितने सारे इलेक्ट्रिक सेल्स हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स हैं। तो हमने कहा एक इलेक्ट्रिक सेल ये हो गया, इलेक्ट्रिक सेल में एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। ठीक है, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक सेल में एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव एंड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक सेल जोड़ने का तरीका ये होता है कि इलेक्ट्रिक सेल का जो नेगेटिव वाला एंड होगा, अब ये क्या हो गया, देखो बहुत सारे इलेक्ट्रिक सेल्स हैं हमारे पास, बहुत सारे का मतलब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स है हमारे पास। तो अब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स तो मैं नहीं बनाने वाला, तो मैंने कहा n नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स है। ओके, तो जोड़ने का तरीका क्या होता है, सेल्स को जोड़ने का तरीका यह होता है कि नेगेटिव वाले एंड को हम लोग पॉजिटिव वाले एंड से जोड़ देते हैं। सबका पॉजिटिव ये, सबका नेगेटिव ये। ठीक है, पॉजिटिव ये नेगेटिव ये। तो फिर से क्या करेंगे, इस वाले से ले जाकर और यहां पर जोड़ देंगे। ठीक है, इन द सेम वे यहां वाले से ले जाके यहां पे जोड़ेंगे और इसी तरीके से यहां वाले को ले जाके कहीं यहां इससे पहले वाले में जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स को कनेक्ट कर दिया। तो देखो अब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स को जब कनेक्ट कर दिया है तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स क्या कहलाते हैं हमारे लिए, बैटरी कहलाते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ, मैं लिख देता हूं क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ n सेल्स कॉल्ड बैटरी। तो बैटरी में हम लोग क्या करते हैं कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक सेल जोड़ देते हैं। अब जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रिक सेल जोड़ते जाएंगे उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग करंट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक सेल। अब इस इलेक्ट्रिक सेल का जो कॉम्बिनेशन, ये तो बैटरी हो गया। अब इसको क्या काम करेंगे हम लोग, किसी एक्सटर्नल एंड से जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये जोड़ दिया हमने एक्सटर्नल एंड से। तो एक एंड मैंने क्या किया, पॉजिटिव से जोड़ दिया, ये पॉजिटिव एंड कहलाया। दूसरा एंड क्या कहलाया, नेगेटिव। अब ये क्या कहलाएगा हमारे लिए, पोटेंशियल डिफरेंस, या क्या कहलाएगा आप कह सकते हैं ईएमएफ कहलाएगा। तो ये तो हो गया हमारे लिए पोटेंशियल डिफरेंस, और ये क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, तो देखो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया, इसी तरीके से ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन इसी तरीके से हर एक रेजिस्टेंस के लिए ईएमएफ कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो हम सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में क्या बात करने जा रहे हैं, इन सीरीज। तो सबसे पहली चीज जो बात करने वाले हैं वो क्या बात करने वाले हैं, इन सीरीज, इन सीरीज। ठीक है, तो अब इन सीरीज देखो, ये मैं जिस तरह बनाया था इसको मिटा के मैं क्या करता हूं, एक प्रॉपर तरीके से बना देता हूं। तो प्रॉपर तरीके से बनाने का मतलब क्या करता हूं, मैं इसको हर एक एंड को एक सेल से कनेक्ट कर देता हूं, जिसको ईएमएफ कहते हैं। तो हम लोग ईएमएफ के फॉर्म में अब लिख देते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या काम किया, देखो पहले वाले के लिए मेरा ईएमएफ क्या हो जाएगा, ये हो गया ईएमएफ। ठीक है, मैंने क्या काम किया था, पहले वाले नेगेटिव को दूसरे वाले पॉजिटिव से जोड़ दिया था, लेकिन हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो इसका
निगेटिव, इसका पॉजिटिव। अभी जो बनाया था मैंने, इसका निगेटिव यहां के पॉजिटिव था, ठीक है, तो ये हो गया। फिर से दूसरे का एंड सो ऑन, ठीक, ये हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस। और इसको हम लोगों ने क्या काम किया, पोटेंशियल डिफरेंस V से जोड़ दिया, और इसको हम लोगों ने क्या काम किया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से जोड़ दिया, और इसको कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। तो इन सीरीज सबसे पहले हमने क्या कहा कि ईच सेल हैव ईएमएफ कैपिटल E, ठीक है। तो E यानी कि डायरेक्शन क्या हो गया, ये हो गया, इसका भी इलेक्ट्रिक ईएमएफ क्या हो गया, ये डायरेक्शन, ठीक है, इसका भी ईएमएफ E और डायरेक्शन ये हो गया, इसका भी ईएमएफ E और डायरेक्शन ये हो गया, ठीक। तो हमने कहा ईच सेल हैव इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, क्या मान लेते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस R। तो इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या माना है, R, इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस R, और इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस R, और इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस R, ठीक है। तो हमने कहा कि ईच सेल हैव ईएमएफ E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज। अब जब हम इसको सीरीज में सबको कनेक्ट कर दिए हैं तो हमने क्या काम किया, देखो अगर आपको ऑल लैंग्वेज लिखना है तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं इन सब में कि जो इलेक्ट्रिक सेल है, फर्स्ट इलेक्ट्रिक सेल का निगेटिव एंड सेकेंड इलेक्ट्रिक सेल के पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है, ठीक है। तो क्या लिखना है आपको कि द निगेटिव एंड ऑफ द फर्स्ट सेल इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव एंड ऑफ द सेकेंड सेल, ठीक है। आफ्टर दैट द निगेटिव एंड ऑफ द सेकेंड सेल इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव एंड ऑफ द थर्ड सेल। देन आफ्टर दैट यू हैव टू राइट negative end of the third cell is connected with the positive end of the fourth cell and so on, means all the cells, n number of cells are connected in the same format, ठीक। तो ये कंडीशन हो गई। अब देखो यहां पर क्या बात करते हैं, 1 2 3 कितने सारे कनेक्टेड हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स कनेक्टेड है, ठीक। तो हमने कहा जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R है। अब देखो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द पॉजिटिव एंड टू द नेगेटिव एंड, यानी इलेक्ट्रिक सेल यहां से स्टार्ट कर देगा फ्लो करना और ऐसे फ्लो कर जाएगा। वैसे पोटेंशियल डिफरेंस को इस तरह से नहीं लिखा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस को इसके अक्रॉस लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मैं यहां पर बना देता हूं, यानी कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और क्या काम करते हैं, एक की लगा देते हैं कहीं पर, ताकि हम लोग इस इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर पाए, फ्लो करने से कभी रोकना है तो रोक पाए, ठीक। तो ये प्रॉपर सर्किट हो गई, बाकी आप किसी तरीके से भी बना सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमने कहा सपोज n सेल्स आर कनेक्टेड। तो मैंने क्या कह दिया, सपोज n सेल्स आर कनेक्टेड, ठीक। तो जब n सेल्स कनेक्टेड हैं तो हमने कहा इफेक्टिव इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो जाएगा, भाई इसकी वजह से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इतना, इसकी वजह से इतना, इसकी वजह से इतना, इसकी वजह से इतना, यानी हर एक का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो होगा ना। तो पूरी सर्किट के लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। देयरफॉर इफेक्टिव EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, दो चीजें हैं, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस, तो देखो यहां पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो इफेक्टिव वाला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहले E जोड़ा मैंने, एक E, फिर दूसरा वाला जोड़ा 2E, फिर तीसरा वाला E, कहां तक,
n नंबर ऑफ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, ये जितना है एक, अगर 2 होता तो 2e लिखते, 3 होता तो 3e लिखते, 4 होता तो 4e लिखते, 5 होता तो 5e लिखते। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं, n नंबर ऑफ सेल्स हैं। मींस आई कैन राइट E इफेक्टिव इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, NE हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन 1। इसका मतलब ये हो गया कि इफ देयर आर n इलेक्ट्रिक सेल्स connected in the series, then the effective EMF will be product of the n number of cells। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने क्या कहा, जितना EMF होगा हर एक का उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितने आपने इलेक्ट्रिक सेल कनेक्टेड किए हैं। ठीक, तो इतना पहले लिख लो, फिर मिटा रहा हूं मैं। ओके, तो हम लोग यहां पर बात कर रहे थे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या करते हैं कि जो सेल्स है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको भी कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो आपके कनेक्शन है, ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड इन द सीरीज। मैंने कॉम्बिनेशन क्या लिया है, सीरीज लिया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस को मैं R डैश मान लेता हूं। ये क्या हो जाएगा, R, देखो सीरीज में है तो क्या हो जाएगा, R प्लस R प्लस R सब जुड़ते हुए चले जाएंगे। तो R प्लस R कहां तक, n नंबर। सो वी कैन से दैट R डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, NR हो जाएगा। ठीक, ये भी कितना हो जाएगा, यानी जितने ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस, जितने ज्यादा EMF होंगे, जितने ज्यादा सेल होंगे, उनका उतना ही ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, और जितने सेल होंगे हर एक क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर 2 इंटरनल रेजिस्टेंस हैं तो 2R, 3 है तो 3R, 4 है तो 4R, 5 है तो 5R। ठीक है, इसका मतलब हर एक मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना। बट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। So electric current in the circuit from the internal resistance already I have calculated and I have told you about that I is equal to E upon R plus R. तो electric current in circuit, electric current in circuit कितना हो जाएगा, I is equal to, यहां पर EMF है लेकिन यहां पर क्या है, E इफेक्टिव है। ठीक है, मतलब बहुत सारे जुड़े हुए हैं, तो E इफेक्टिव डिवाइडेड बाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। वहां पर क्या लिया था मैंने, एक रेजिस्टेंस लिया था, एक सेल लिया था। अब यहां पर कितने हैं, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, तो मैं इसको लिख सकता हूं R प्लस R डैश। तो ये I बराबर हमारे लिए कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू हो जाएगा NE अपॉन R प्लस NR। सो इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट विल बी I इज इक्वल टू NE अपॉन R प्लस NR। ठीक है, तो ये इतना लिख लो, उधर मैं मिटा रहा हूं अब। ठीक है, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। तो अब बात करते हैं कुछ और चीजों की, कि भाई ऐसा हो कि जो इलेक्ट्रिक सेल्स का कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रिक सेल का जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ इस तरीके से हो कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस हो एक बार ज्यादा हो जाए और एक बार हो सकता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाए। यानी कि जो इलेक्ट्रिक सेल है उसमें जो करंट ड्रॉन है वो बहुत ज्यादा हो जाए। तो करंट ड्रॉन बहुत ज्यादा होने का मतलब हर एक सेल का, इसका मतलब ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस उस सेल का बहुत ज्यादा है। या हो सकता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम हो, यानी करंट ड्रॉन इन द इलेक्ट्रिक सेल क्या हो, बहुत कम हो। तो दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, पहली पॉसिबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं कि इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मच ग्रेटर देन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या हो जाए, इफ external resistance is much greater than total internal resistance। अब आप जानते हैं इसका मतलब क्या हो गया, ये हो 1000 और ये हो 1, तो 1000 के कंपैरिजन में 1 कितना हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। therefore we can say that R plus NR is approximately equal to R।
ठीक है, तो NR क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। कब नेग्लेक्ट होगा, इफ इन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज मच मच स्मॉलर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो R प्लस NR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। हेंस इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट I इज इक्वल टू आपके लिए कितना हो जाएगा, NE अपॉन R हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NE अपॉन R हो जाएगा। ओके, तो देखो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NE अपॉन R हो जाएगा। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि जो आपके इलेक्ट्रिक सेल्स थे, जो आपके इलेक्ट्रिक सेल्स थे, अगर उनका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम हो और उनको हम लोग क्या काम करें, सीरीज में कनेक्ट कर दें, तो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट बहुत स्ट्रांग होगा। वो स्ट्रांग इसलिए होगा क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी, यानी कि इस इलेक्ट्रिक करंट में इंटरनल रेजिस्टेंस से फर्क पड़ना ही नहीं है। ओके, सो हैव यू गॉट इट। क्या कहा मैंने कि अगर हम लोग कह सकें कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो मच मच स्मॉलर हो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, और इलेक्ट्रिक सेल्स जो कनेक्टेड हैं वो सीरीज में कनेक्ट कर दिए जाएं, तो क्या हो जाएगा, हमारे लिए इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरे केस में क्या हो जाए कि भाई R जो है वो मच मच स्मॉलर देन क्या हो जाए, इंटरनल रेजिस्टेंस से हो जाए। R इज मच मच स्मॉलर देन इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी ये वाला एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो जाए, नेग्लिजिबल हो जाए। क्या हो जाए, नेग्लिजिबल हो जाए। सो इन दैट केस हम लोग क्या कह सकते हैं कि R क्या हो गया, नेग्लेक्ट हो गया। तो R जब नेग्लेक्ट हो गया तो R प्लस NR बराबर कितना मिल जाएगा, अप्रोक्सीमेटली हम लोगों को NR मिल जाएगा। देयरफॉर इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, NE डिवाइडेड बाई NR। तो I इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, E अपॉन R। तो E अपॉन R का क्या मतलब हुआ, यहां पर जो आपको इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है वो सिंगल सेल के बराबर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, भले ही आपने इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर दिया है, इलेक्ट्रिक सेल को सीरीज में जोड़ दिया है, बट यहां पर रिजल्ट क्या मिल रहा है आपको रिजल्ट ये मिल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक सेल है उसका जो इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है वो सिंगल सेल के बराबर मिल रहा है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट आपको सिंगल सेल के बराबर मिल रहा है तो जोड़ने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। सो इफ कंडीशन में साफ साफ बता देता हूं, इफ इंटरनल resistance is much smaller than the external resistance and the electric cells are connected in the series, then the electric current flow in the circuit will be strong। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इंटरनल सर्किट की क्या हो जाए, इस इंटरनल रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, तो आपको जो इलेक्ट्रिक सेल है वो हमेशा कनेक्ट करना है, कहां पर, सीरीज में कनेक्ट करना है। ठीक है, तो इतना लिख लो, उसके बाद हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। सो नेक्स्ट केस की बात करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कब, इन पैरेलल केस। तो दूसरा केस क्या है, इन पैरेलल, यानी ये जो हमारे सेल्स हैं इनको हम लोग पैरेलली कनेक्ट कर दें तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, तो वही हाल हम लोग फिर से लेते हैं। हमने कहा सपोज, क्या मान लें, सपोज एन इलेक्ट्रिक सेल्स हैव कनेक्टेड पैरेलली, each have electromotive force E and internal resistance क्या हो जाएगा, R हो जाएगा।
सो ईच हैव इंटरनल रेजिस्टेंस आर। तो यहां पर मैंने क्या काम किया, मैंने कहा कि एक कोई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ठीक है, एक सेल है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाए, स्मॉल आर हो जाए, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो गया, ई हो गया, ठीक है। इन द सेम वे दूसरा वाला जो है कुछ इस तरीके से है, ये भी क्या हो गया, ई हो गया, और इंटरनल रेजिस्टेंस आर हो गया, ठीक है। ये क्या जुड़े हैं, सब पैरेलली जुड़े हैं। तो इसी तरीके से और कई सारे जोड़ लेते हैं। तो हमने कहा इसी तरीके से क्या हो जाएगा, एक और जोड़ लिया, और ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक। तो इसी तरीके से हमने कहा यहां पर, यहां पर, यहां पर, और इसको ऐसे कनेक्ट करते गए, और इसी तरीके से हम लोग बहुत सारा कनेक्ट कर लिए, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस आर। तो देखो हर एक का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है, ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, आर है। तो हमने क्या काम किया, बहुत सारा कनेक्ट कर दिया। ये डॉट क्या डिनोट कर रहा है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स को डिनोट कर रहा है। तो यहां पर क्या हुआ, सपोज देयर आर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स आर कनेक्टेड parallelly, each have electromotive force E and the internal resistance small r, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद हमने क्या कहा कि लेट कनेक्ट these इलेक्ट्रिक सेल विद द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो हमने क्या काम किया कि हमने इन सब को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। तो उसको मेजर करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस, और उसके क्रॉस हमने क्या काम किया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर कनेक्ट कर दिया, और करंट को फ्लो करने को रोकने के लिए एक की लगा दिया, ठीक है। इसी में कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है। इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो गया, कैपिटल आर हो गया, की क्या हो गया, कैपिटल के हो गया। सो नाउ व्हाट विल बी द इफेक्टिव ईएमएफ, क्या हो जाएगा इफेक्टिव ईएमएफ, अगेन इफेक्टिव ईएमएफ विल बी ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई, ठीक है, यानी एन ई हो जाएगा। बट लेट्स टॉक अबाउट द इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। देयरफॉर इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस, देयरफॉर इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखो ये सारे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलली कनेक्ट है, एंड वी नो दैट फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल बी 1 अपॉन r इज इक्वल टू 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3। देयरफॉर इफेक्टिव रेजिस्टेंस 1 अपॉन r डैश विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन r पहले के लिए, दूसरे के लिए प्लस 1 अपॉन आर, प्लस तीसरे के लिए 1 अपॉन आर, इसी तरीके से चौथे के लिए 1 अपॉन आर, और n नंबर के लिए कितना हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन आर। सो हाउ मेनी रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड, देयर आर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। व्हाई, बिकॉज देयर आर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स। तो अब हमने क्या काम किया, हमने कहा 1 अपॉन आर डैश इज इक्वल टू कितने हैं, 1 2 3 4 और कितने तक, n तक। सो वी कैन से n upon r, hence effective resistance r dash will be equal to r upon n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, r dash is equal to r upon n हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन 1। इफेक्टिव इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना हो जाएगा, तो E इफेक्टिव। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है कि ये और जितने भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हैं वो सब के सब क्या है, पैरेलली कनेक्ट है। पैरेलली कनेक्ट में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो एक्चुअली रिमेन्स कांस्टेंट, यानी हर एक के क्रॉस, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो भी आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा वो क्या रहेगा, इसके लिए ई, यहां भी ई, यहां भी ई, यानी हर एक के लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या रहने वाला है, ई ही रहने वाला है, ये कोई कनेक्ट नहीं होगा। तो ई इफेक्टिव इज इक्वल टू हमारे लिए कितना हो जाएगा, कैपिटल ई हो जाएगा, ठीक। तो हम लोगों का एक इक्वेशन क्या मिला था,
इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर क्या मिल गया था, R अपॉन N मिला था, इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2। नाउ लेट अस कंसीडर दैट I करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। तो जब I करंट फ्लो कर रही है सर्किट में, तो मैंने कहा करंट इन सर्किट, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से तरीके से जानते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस है I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E अपॉन R प्लस स्मॉल r। देयरफॉर ये हमारे लिए कितना हो गया, I बराबर E की जगह कितना है, E इफेक्टिव डिवाइडेड बाई कैपिटल R प्लस R डैश। तो E इफेक्टिव की वैल्यू तो सेम है, E मिल गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डिवाइडेड बाई कैपिटल R प्लस R डैश की वैल्यू हमारे लिए कितनी है, R अपॉन N है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई NR हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। देयरफॉर इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट NE डिवाइडेड बाई NR प्लस क्या मिल जाएगा, स्मॉल r मिल जाएगा। सो इफ द इलेक्ट्रिक सेल्स आर कनेक्टेड पैरेलली, देन करंट इन द सर्किट विल बी NE अपॉन NR प्लस कैपिटल R। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कंडीशंस। ठीक है, तो अब कंडीशन की बात करते हैं, यानी सिचुएशंस की बात करते हैं। तो पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, द वैल्यू ऑफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मच ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस। सो पहली कंडीशन, इफ द वैल्यू ऑफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मच ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस, देन R इज मच ग्रेटर देन स्मॉल r। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर हम कह सकते हैं स्मॉल r जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, नेग्लेक्ट होने वाला है। देयरफॉर n कैपिटल R प्लस स्मॉल r विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा, nr हो जाएगा। हेंस I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, NE डिवाइडेड बाई NR, ये कैंसिल आउट हो गया, और इलेक्ट्रिक करंट क्या मिल गया, E अपॉन R मिल गया। सो नाउ द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू कितना मिला, E अपॉन E अपॉन क्या मिल गया, R मिल गया। तो E अपॉन R मिलने का कोई फायदा हुआ, बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो आपका इलेक्ट्रिक सेल है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल है, क्या है, अगर इलेक्ट्रिक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल है, सो देयर इज नो एडवांटेज इन कनेक्टिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट मिला है आप देख सकते हैं ड्यू टू सिंगल सेल है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट क्या डिनोट कर रहा है, दिस इज डिनोटिंग इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू सिंगल सेल। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, देयर इज नो एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक सेल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो ये लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग दूसरे कंडीशन की बात करते हैं। तो दूसरे कंडीशन में क्या हो जाएगा, वही सेम केस दूसरे भी कंडीशन में कि इफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज मच ग्रेटर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, दूसरा कंडीशन में हम कहेंगे इफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज मच ग्रेटर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो यहां पर R क्या होने वाला है, नेग्लेक्ट होने वाला है। तो जब R नेग्लेक्ट हो जाएगा, इसका मतलब NR प्लस स्मॉल r अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, सिर्फ स्मॉल r मिल जाएगा। हेंस I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, NE डिवाइडेड बाई स्मॉल r। तो यहां से कुछ कंक्लूजन मिल गए हम लोगों को। कंक्लूजन क्या मिला कि अगर हम लोगों का क्या हो, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल हो, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल है तो आपको कैसे कनेक्ट करना है, सीरीज में कनेक्ट करना है। बट इफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन और मच ग्रेटर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, देन वी हैव टू कनेक्ट द सेल इन पैरेलल। ठीक है, तो कंडीशन याद रहेगी। क्या हो गया, देखो यहां पर हम लोगों को किसकी वजह से मिल रहा है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स की वजह से इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है। तो अगर आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो जाए,
बहुत स्मॉल हो और इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग हो तो आप कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलली कनेक्ट करेंगे। अगर आपका क्या हो जाए, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाए, बहुत स्मॉल हो और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, तो आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हो गई, इतना लिख लीजिए। फिर हम लोग थर्ड कंडीशन की बात करते हैं, मिक्स्ड ग्रुपिंग, यानी कि हम लोग क्या करें कि कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल और सीरीज दोनों साथ में लेकर चलें। सो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का थर्ड केस की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, थर्ड केस हमारे लिए क्या है, मिक्स्ड ग्रुपिंग। ठीक है, क्या है, मिक्स्ड ग्रुपिंग। इसका मतलब ये हो गया कि इस बार हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक सेल्स है उसको सीरीज में भी कनेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, पैरेलल भी कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं मान लेता हूं, सपोज, क्या मान लिया मैंने, सपोज एन इलेक्ट्रिक सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो देखो यहां पर सबसे पहले केस क्या मान लिया है मैंने, एन इलेक्ट्रिक सेल्स को मान लिया है कि दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, लेकिन पैरेलल भी उसी में कनेक्टेड है। तो मैं क्या मान लेता हूं, एम इलेक्ट्रिक सेल्स आर कनेक्टेड पैरेलली। ठीक है, पैरेलली। अब ईच हैव EMF capital E and obviously internal resistance small r, and internal resistance small r। ठीक है, तो मैं सर्किट बनाने की कोशिश करता हूं। मैंने क्या कहा कि देखो सबसे पहली चीज, हर एक रो में n सीरीज कनेक्टेड है। ठीक है, और क्या है, m पैरेलल है। तो देखो मैंने क्या काम किया, मैंने कहा कि सबसे पहले ये हो गया पहला, दूसरा और इसी तरीके से n। ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, और हो गया ये इस तरीके से, ये स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ई हो जाएगा और ई हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया, देखो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स जो है वो कनेक्टेड है सीरीज में, लेकिन साथ में जितने सीरीज में है वही सब पैरेलल में भी कनेक्टेड है। इसका मतलब ये हो गया कि फिर से ये ऐसे कनेक्टेड है और इस तरीके से कनेक्टेड है और इस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, एक और मैं बना देता हूं, बस ज्यादा नहीं जरूरत है हम लोगों को। तो मैंने क्या कहा, ये कुछ इस तरीके से हो गए। ठीक, और एक और बना देता हूं फाइनल। तो ये जल्दी से बन गया। ठीक है, तो देखो ये सब के सब हम लोगों के लिए क्या है, कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। ओके, तो देखो देयर आर n number of electric cells connected in series and there are m number of electric cells connected parallelly। अब इन सब को हम लोग क्या काम करें, इलेक्ट्रिक करंट से जोड़ देते हैं, यानी कि हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से जोड़ देते हैं, एक की लगा देते हैं और ये हो गया। ठीक है, ओके, ये हो गया कनेक्शन। तो देखो सीरीज में हम लोग जोड़ते जाएंगे, तो मैं लिख सकता हूं कि फॉर सीरीज इफेक्टिव EMF, तो E इफेक्टिव हम लोग जानते हैं कितना होता है, अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, NE हो जाएगा। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस किसके लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। तो ये मैंने मान लिया, कितना मान लिया, R डैश बराबर कितना हो जाएगा, NR हो जाएगा। ओके, ये हो गया। तो यानी कि ये हमारे लिए कितना हो गया,
एन ई, ये पूरा मिला के एन ई हो गया और ये क्या हो गया, एन आर हो गया। तो देखो एक छोटा सा और मैं बना सकता हूं कुछ ऐसे। मैंने क्या काम किया, मैंने कहा कि ये एन ई को डिनोट कर दिया और ये मैंने क्या काम किया, आर को डिनोट कर दिया। ठीक है, ये मैंने क्या काम किया, सॉरी आर नहीं है, क्या है, एन आर है, तो एन आर को डिनोट कर दिया। ठीक, एन ई एन आर और ये हो जाएगा एन आर। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन हम लोगों को मिल गया। अब इसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट पास करा दिया है, जिसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या मान लिया है, कैपिटल आर मान लिया है, कि मान लिया ये हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर हो गया, ये एन आर हो गया और ये क्या हो गया, एन ई हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, मैंने बस सिंप्लिसिटी के लिए बना दिया है और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये ई हो गया, ये आर, ये ई, ये आर, ये ई, ये आर, ये ई, ये आर, ये ई और ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये ई और ये इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, दिस इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये हम लोगों के लिए क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया। अब बात करते हैं सीरीज वाले का, कनेक्शन तो हो गया। ठीक है, तो ये हमारे लिए कितना था, एन इलेक्ट्रिक सेल थे। कितने थे, एन इलेक्ट्रिक सेल किसमें थे, सीरीज में थे। अब बात करते हैं यहां वाले, ये पैरेलल जो हैं, तो ये कितने हैं, एम इलेक्ट्रिक सेल हैं। कितने हैं, एम इलेक्ट्रिक सेल है। तो हम जानते हैं कि फॉर एन इलेक्ट्रिक, जो फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विल रिमेन कांस्टेंट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फॉर पैरेलल इफेक्टिव EMF will remains same। इसका मतलब ये हो गया E इफेक्टिव बराबर हम लोगों को कितना मिल जाएगा, NE रहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि पूरे के पूरे यानी इस रेजिस्टेंस के लिए कितना हमारे लिए हो जाएगा, EMF NE हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई, हमारे लिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया, NE हो गया। लेकिन ये रेजिस्टेंस सेम नहीं रहने वाला है। सो नाउ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 3 हो गया। यहां तक मैं मिटा रहा हूं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आगे, थोड़ा सा क्या बात करने वाले हैं कि भैया इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो देखते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो देखो ये क्या माना मैंने, आर डैश माना है, ड्यू टू दैट ये सब के सब पैरेलल में कनेक्टेड है। देखो ये सब पैरेलल में कनेक्टेड है, तो मैंने क्या मान लिया, 1/r डबल डैश इज इक्वल टू 1/, हर एक की वैल्यू कितनी है, nr है। ठीक, तो 1/nr प्लस 1/nr प्लस 1/nr कहां तक है, m नंबर तक है। तो मेरे लिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस 1/r डबल डैश बराबर कितना हो जाएगा, देखो 1 2 3 कितने हैं, m इलेक्ट्रिक सेल्स हैं, देयरफॉर m/nr हो जाएगा। हेंस इफेक्टिव रेजिस्टेंस r डबल डैश बराबर कितना हो जाएगा, nr/m हो जाएगा। सो द फाइनल इफेक्टिव रेजिस्टेंस is nr/m whenever final effective EMF is NE। ठीक है, यहां तक कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट कितना हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट कितना हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट की जो वैल्यू है वो फिर से वही I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट इन
सर्किट I इज इक्वल टू ई इफेक्टिव डिवाइडेड बाई क्या है हमारे लिए R प्लस इफेक्टिव रेजिस्टेंस R डबल डैश। सो I इज इक्वल टू हमारे लिए कितना हो जाएगा, ई इफेक्टिव की वैल्यू कितनी है, देखो ई इफेक्टिव बराबर एन ई था, तो ये हो गया एन ई डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू आर है और इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, एन आर अपॉन एम है, एन आर अपॉन एम। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा एन ई डिवाइडेड बाई एन आर प्लस एम आर प्लस एन आर डिवाइडेड बाई एम, ये एम ऊपर चला जाएगा, हेंस I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम एन ई डिवाइडेड बाई एम आर प्लस एन आर। सो इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द एम एन ई एंड डिवाइडेड बाई एम आर प्लस एन आर। ठीक है, ये किसको डिनोट कर रहा है, टोटल रेजिस्टेंस को डिनोट कर रहा है। एम जो है टोटल इलेक्ट्रिक सेल जो कनेक्टेड है पैरेलली है, एन जो है वो क्या है सीरीज में है। ठीक, तो ये केस हो गया। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं कि भाई ये हम लोगों को, देखो हर हाल में हम लोगों को क्या चाहिए होता है, कोई भी इलेक्ट्रिक करंट, कोई भी हम लोग सर्किट की बात करें तो हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक करंट चाहिए। हर एक कोई चाहता है कि उसे क्या मिले, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक करंट मिले। तो अब जब मिक्स्ड ग्रुपिंग की है तो यहां पर भी हमको क्या चाहिए, अल्टीमेटली मैक्सिमम इलेक्ट्रिक करंट चाहिए। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक करंट चाहने के लिए आपको एक चीज का जानना जरूरी है कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एन ई है और I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एम आर प्लस एन आर है। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी वैल्यू जितनी कम होगी, इसकी वैल्यू जितनी कम होगी इलेक्ट्रिक करंट उतना ही ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कम होने का मतलब एम आर प्लस एन आर मस्ट बी क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। इफ एम आर प्लस एन आर इज मिनिमम देन द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट विल बी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये केस हो गया, तो अब ये मिटा रहा हूं मैं और आगे डिस्कस करते हैं कि हम लोग इसको कैसे मैक्सिमम या मिनिमम कर सकते हैं। तो देखो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक करंट, फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक करंट मेरे लिए क्या होना चाहिए, एम आर प्लस एन आर मस्ट बी मिनिमम, मस्ट बी मिनिमम। तो देखो यहां पर क्या होना चाहिए, एम आर प्लस एन आर मस्ट बी मिनिमम होना चाहिए। अब एम आर प्लस एन आर मस्ट बी मिनिमम का मतलब जीरो तो आप कर नहीं सकते हैं। क्यों जीरो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने जीरो कर दिया तो एम एन ई डिवाइडेड बाई जीरो मतलब समथिंग डिवाइडेड बाई जीरो क्या होता है, इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट विल बी इनफाइनाइट प्रैक्टिकली विच इज नॉट पॉसिबल। तो हम लोगों को क्या करना है, एम आर प्लस एन आर मस्ट बी मिनिमम के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया, देखो मान लेते हैं ये ए हो गया और ये क्या हो जाए, बी हो जाए, ये क्या हो जाए, बी हो जाए। तो आपको पता है एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी बराबर अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ए बी होता है। ठीक है, सॉल्व करना है तो कर लीजिए, ए स्क्वायर हो जाएगा ये प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 ए बी हो जाएगा और प्लस 2 ए बी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये वाला इक्वेशन उसी से therefore एम आर प्लस एन आर बराबर क्या मिल जाएगा, अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन स्मॉल आर का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट एम आर इंटू एन आर। तो यहां पर देखी जाए तो ये वैल्यू तो फिक्स हो गई। अब इसको आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, इसको कम या ज्यादा कर ही नहीं सकते हैं। आप कम या ज्यादा किसको कर सकते हैं,
एम आर और एन आर को आप वेरी करा के इन दोनों को कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर मिनिमम एम आर प्लस एन आर वैरी क्या कर सकते हैं आप, ये वाली वैल्यू वैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर मिनिमम एम आर प्लस एन आर क्या कह सकते हैं हम लोग, अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन होल आर का होल स्क्वायर मस्ट बी मिनिमम, मस्ट बी मिनिमम, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि वी कैन मिनिमम मीन्स वी कैन जीरो दिस इक्वेशन, ठीक है। तो अब क्या कर सकता हूं मैं, इसको जीरो लिख सकता हूं, हेंस अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर बराबर जीरो। ये क्या कर दिया मैंने, मिनिमम कर दिया, ठीक है। मतलब ये वैल्यू हमारे लिए क्या हो गई, मिनिमम हो गई। तो हम लोगों को एम आर प्लस एन आर क्या मिल गया, मिनिमम मिल जाएगा। तो ये मिनिमम होने का मतलब दोनों तरफ तो स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो जीरो से कोई मतलब नहीं है। अंडर रूट एम आर इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, अंडर रूट एन आर मिल जाएगा, ठीक है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, एम आर इज इक्वल टू एन आर मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ द वैल्यू ऑफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस, the value of the external resistance will be equal to the value of the internal resistance, then electric current in the circuit will be maximum, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों को क्या मिल गया, R इज इक्वल टू एन आर अपॉन एम, ओके। तो यहां पर मुझे अब वैल्यू जो मैं लिख सकता हूं, मुझे वैल्यू लिखनी है, तो I इज इक्वल टू, एक्चुअली सोल्यूशन क्या था मैंने मिटा दिया है, बट फिर भी मैं लिख रहा हूं। तो देखो I इज इक्वल टू हम लोगों को जो मिला था वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब हम लोगों को इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू कितना मिला था, I इज इक्वल टू मिला था एम एन कैपिटल E डिवाइडेड बाई एम आर प्लस एन स्मॉल आर। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन आर अपॉन एम हो जाएगा। सो I इज इक्वल टू एम एन और m हो गया, और ये R की जगह कितना हो जाएगा, एन आर अपॉन एम हो जाएगा प्लस एन आर हो जाएगा, ठीक है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एन ई डिवाइडेड बाई 2nr, तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, हेंस I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम ई डिवाइडेड बाई 2r। या फिर और स्मॉल r की वैल्यू रखते हो तो क्या हो जाता, और I बराबर क्या हो जाता, एन ई डिवाइडेड बाई 2r। तो देखा जाए तो अब कंक्लूजन की बात कर लेते हैं फाइनली, ठीक है। तो कंक्लूजन की बात क्या करते हैं, ये लिख लो पहले, ठीक। तो कंक्लूजन की बात ये हो जाएगी कि हम लोगों को 3 रिजल्ट मिले। कितने रिजल्ट मिले, 3 रिजल्ट मिले, और 3 कंडीशन के रिजल्ट्स मिले। 3 कंडीशंस के रिजल्ट्स का मतलब ये हो गया कि हम लोगों को ये जो लिखा था मैंने, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक करंट था, ठीक है। तो सबसे पहले वाले कंक्लूजन में हम लोगों को मिलेगा, पहले वाले में यानी कि इन सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोगों को क्या मिला कि इफ इंटरनल रेजिस्टेंस, क्या मिला, इफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल देन देयर इज नो एडवांटेज of connecting electric cell in parallel, ठीक है। तो हम लोगों को खैर ये पहला रिजल्ट मिलेगा, इफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल
then there is no advantage of connecting electric cell in parallel. इसका मतलब ये हो गया कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल है तो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक सेल must be connected in series. ठीक है. दूसरा, if internal resistance is very high, then electric cell must be connected in parallel. ठीक है. तो देखो यहां पर हम लोग को दो रिजल्ट मिला. अगर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाए बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक करंट पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक करंट पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा. लेकिन अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाए तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक करंट पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा. यानी आप कह सकते हैं एक बार इसका एडवांटेज है और एक बार सीरीज का एडवांटेज है और एक बार क्या है, पैरेलल का एडवांटेज है. ठीक है. तो जो चीज, जैसे सन क्या होता है, दोपहर में बहुत तेज निकलता है, शाम में क्या रहता है, उसकी वैल्यू कुछ नहीं रहती है. तो एडवांटेज की वैल्यू अगर देखी जाए तो कहीं पर भी हो सकती है. ठीक. तो वही हाल है, सूरज गिरा लहू लुहान, हर शाम देख ले ऐ जिंदगी तू अपने उरूज का मकाम देख ले. तो भाई कुछ भी मैक्सिमम हो सकता है, दोनों की वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है. अब तीसरे की बात करते हैं. तीसरे केस में क्या होगा कि आपको अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक करंट चाहिए तो क्या बिलीव करना पड़ेगा, आपको इक्वालिटी में बिलीव करना पड़ेगा. ठीक. यानी कि इन मिक्सिंग फॉर मैक्सिमम करंट क्या करना पड़ेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस will be equal to external resistance. ठीक है. इसका मतलब MR will be equal to NR होना चाहिए. ठीक है. यहां पर ये वैल्यू हो गई. यहां पर क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि सीरीज वाले केस में इलेक्ट्रिक सेल मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज. यहां पर क्या होना चाहिए, R मच ग्रेटर देन NR होना चाहिए. और इस वाले केस में क्या होना चाहिए हम लोगों का कि स्मॉल r मच ग्रेटर देन कैपिटल R होना चाहिए. ठीक है. तो ये कंक्लूजन हो गया, रिजल्ट हो गए. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है. तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को वैरी कराएंगे. अभी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कांस्टेंट रखा है. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.